नमस्कार, जय हिंद, वेलकम बैक टू परीक्षा एकेडमी। दोस्तों, अभी तक आपने एफएलटी नंबर 1, 2, 3 सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए आज एफएलटी नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से प्राप्त होती है या मिलती है? दशपुर शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति, एरन शिलालेख या फिर हाथी गुम्फा शिलालेख। देखिए, इसका ऑप्शन ए सही है कि दशपुर शिलालेख से रेशम बुनकरों की जानकारी प्राप्त होती है और यह शिलालेख जो है गुप्त सम्राट कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया था। ठीक है, और कहाँ है ये दशपुर शिलालेख? ये है मंदसौर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था? यानी कि मध्य प्रदेश के ओरछा में चतुर्भुज मंदिर है जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सतपुड़ा राजा, बुंदेला राजपूत, राजा भोज या फिर राजा विक्रमादित्य। देखिए, जो ओरछा का चतुर्भुज मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था बुंदेला राजपूतों के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? यानी कि कर्मा नृत्य जो है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? उरांव के द्वारा या फिर गोंड के द्वारा या फिर भारिया के द्वारा या फिर कोरकू के द्वारा? देखिए, जो कर्मा नृत्य है यह नृत्य किया जाता है गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है कर्मा नृत्य। और कर्मा नृत्य जो है वो कर्म का प्रतीक होता है। ठीक है, और बेसिकली यदि गोंड आपके ऑप्शन में ना आए तो कर्मा गोंड की जगह आप बेगा भी लगा सकते हैं, क्योंकि गोंड और बेगा दोनों के द्वारा ही कर्मा नृत्य जो है वह किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? तो खजुराहो नृत्य समारोह का जो आयोजन है यह आयोजन 1976, यानी कि आंसर जो है वो बी है, 1976 से खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम जटाशंकर था? किस कवि का उपनाम जो है वह जटाशंकर है, यह हमें फाइंड आउट करना है। शिवमंगल सुमन का या फिर भूषण का या फिर हरिशंकर परसाई का या फिर बाल कृष्ण शर्मा नवीन का? तो इनमें से जो है कवि भूषण को हम जटाशंकर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मेलों और संबंध स्थान, यानी कि कौन सा मेला किस स्थान पर लगता है, इसके संबंध में हमें एक क्या चुनना है? असत्य युग्म का यहाँ पर चुनाव करना है। असत्य युग्म का अर्थ ये है कि तीन यहाँ पर चार ऑप्शंस में से जो है तीन ऑप्शन सही होंगे और एक जो है वह असत्य होगा। ठीक है, तो कान्हा बाबा का जो मेला है यह होशंगाबाद में लगता है, बरमान का मेला नरसिंहपुर में लगता है और गरीबनाथ का मेला जो है वह राजगढ़ में ना लग करके यह लगता है शाजापुर में लगता है। गरीबनाथ का जो मेला है यह राजगढ़ में नहीं लगता, कहाँ लगता है? शाजापुर में लगता है। और महामृत्युंजय का मेला जो है यह रीवा में लगता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गरीबनाथ का मेला, जो कि राजगढ़ यह असत्य है। ठीक, नेक्स्ट है कि असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में है। कहाँ है? बुरहानपुर में। नेक्स्ट है कि कलगी तुर्रा कहाँ का लोक गायन है? ये जो अंचल दे रखे हैं मध्य प्रदेश के किस अंचल में कलगी तुर्रा लोक गायन जो है, यानी कलगी तुर्रा एक क्या है? लोक गायन की शैली है और यह किस अंचल में गाया जाता है? तो कलगी तुर्रा यह निमाड़ अंचल में गाया जाता है और यह क्या है? एक प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली है। ठीक है, इसमें प्रतिस्पर्धा होती है दो अखाड़ों के बीच या फिर दो गुटों के बीच, जिनका नाम होता है, एक गुट का नाम कलगी अखाड़ा होता है और दूसरे गुट का जो नाम होता है उसका नाम होता है तुर्रा अखाड़ा। उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया कलगी तुर्रा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मांडू का शासक बाज बहादुर किस मुगल शासक के समकालीन था? यानी कि मांडू का जो शासक है बाज बहादुर, यह किस मुगल शासक के समकालीन था? तो यह समकालीन था अकबर के। ठीक है, अकबर के समकालीन था बाज बहादुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रकृति पूजा के अवसर में किया जाता है?
यानी कि 4 यहाँ पे लोक नृत्य दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है कि नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, प्रकृति पूजा के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है। तो इनमें से जो गरबी नृत्य है, यह नृत्य पूजा के अवसर पर किया जाता है और यह जो गरबी नृत्य है, यह नृत्य भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है या नहीं स्पर्श होती है। राजस्थान से मध्य प्रदेश की सीमा जो है वह स्पर्श करती है, गुजरात से भी स्पर्श करती है, महाराष्ट्र से भी स्पर्श करती है, जबकि झारखंड से मध्य प्रदेश की जो सीमा है यह स्पर्श नहीं करती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा झारखंड। चलिए, नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के घटते क्रम में जिलों का सही क्रम क्या है, यानी कि मध्य प्रदेश का बड़ा जिला, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा, घटते क्रम में हमें जिलों का सही क्रम बताना है। तो इसमें जो है छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला है, दूसरे नंबर पर जो आता है वह आता है सागर, इसके बाद जो आता है वह शिवपुरी आता है और बैतूल आता है। सबसे बड़ा जिला यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा है, वह छिंदवाड़ा है। चलिए, नेक्स्ट हमें प्रश्न में सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। इसमें सूची 1 में अभ्यारण्य दिए हुए हैं और सूची 2 में स्थान हमें बताना है कि कौन सा अभ्यारण्य किस स्थान पर है। देखिए, सिंघोनी जो है यह रायसेन में है। ठीक है, सिंघोनी अभ्यारण्य रायसेन में है। नोरादेही जो है यह अभ्यारण्य सागर जिले में है और क्योनी जो है वह देवास में है और फेन जो है यह मंडला में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए, नेक्स्ट है, किस नदी को प्राचीन समय में चर्मावती कहा जाता था, यानी कि किस नदी का प्राचीन नाम चर्मावती था। क्या चंद्रकेशर का, चंबल का, तबा का या फिर पार्वती का। तो कौन सी नदी थी वह जिसका नाम चर्मावती था, तो वह नदी है चंबल नदी। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है यह हुआ है जानापाव पहाड़ी, जो कि महू के, इंदौर की जो तहसील है महू, वहाँ के एक पहाड़ी है जानापाव, वहाँ से निकली हुई है। ठीक है, और चंबल नदी को ही हम क्या कहते हैं, चर्मावती के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी। तो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की जो स्थापना है, यह स्थापना की गई थी 24 जुलाई सन 1975। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही है। चलिए, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो मध्य प्रदेश में जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना विंध्य क्षेत्र में की गई है और यह वर्ष 1983। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। कहाँ है, ये सीधी और सिंगरौली जिले में है। ठीक है, और इसे जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, इसे हमने 2008 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है कि उर्मिला परियोजना मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो उर्मिला परियोजना यह है किस राज्य, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त, यानी कि मध्य प्रदेश की तो है ये उर्मिला परियोजना, इसके साथ में यह किस राज्य की संयुक्त रूप की परियोजना है। ठीक है, तो यह है उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, उर्मिल परियोजना है। ठीक है, और यह 1978 में छतरपुर जिले में उर्मिल नदी पर इसका निर्माण जो है वह किया गया था। चलिए, नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें कुछ क्षेत्र दे रखे हैं और कौन सा क्षेत्र, जैसे कि बाढ़ जो है ये किस क्षेत्र में आती है, भूकंप किस क्षेत्र में आता है। तो प्राकृतिक आपदा और उनका प्रभावित क्षेत्र हमें चुनना है। ठीक है, तो बाढ़ जो है यह आती है, बाढ़ क्षेत्र जो है यह उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान। देखिए, यहाँ पे गंगा यमुना इस प्रकार की नदियाँ हैं, बड़ी नदियाँ, इसके कारण ये जो उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र है ये कैसा है, यह जो है बाढ़ आपदा से ग्रसित रहता है हमेशा। दूसरा है कि भूकंप वाला जो क्षेत्र, यानी कि हिमालय का जो क्षेत्र है, आपने देखा होगा नेपाल और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे अधिक तीव्रता वाले जो है भूकंप आते रहते हैं। सूखा प्रभावित जो क्षेत्र है यह क्षेत्र है पश्चिम व मध्य भारत क्षेत्र। देखिए, ये सूखा प्रभावित जो क्षेत्र पश्चिम व मध्य भारत क्षेत्र है। और सुनामी जो है भारत का दक्षिण तटीय, आपने सुना होगा केरल में 2004 में काफ़ी भयंकर जो है वो सुनामी आई थी, इस कारण हजारों लोग जो है वो मारे गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही है।
चलिए नेक्स्ट है कि एलिफेंटा जलप्रपात अवस्थित है, यानी कि एलिफेंटा जलप्रपात किस भारत के किस राज्य में है एलिफेंटा जलप्रपात? तो ये जलप्रपात जो है यह मेघालय राज्य में है। ठीक है, एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ है? मेघालय राज्य में। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से असंबद्ध है, यानी कि यहाँ पे 4 हमें युग्म दे रखे हैं ऑप्शन ए बी सी डी में, इनमें से हमें असंबद्ध यानी कि गलत असत्य कथन को जो है वह चुनना है। तो कौन सा इनमें से असत्य है? मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 बिल्कुल ठीक है, यह लाया गया था 1993 में। और मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम सन 2000 में नहीं, ये 2000 से प्रभावी नहीं हुआ था, ये हुआ था 1996 से, 1996 से जो है ये है मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम ये लागू हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अनुसार कार्यरत है और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से यह गलत कथन है। चलिए नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम विधानसभा द्वारा कब पारित हुआ था? तो देखिए मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज अधिनियम है यह पारित हुआ था 29 दिसंबर सन 1993 को। इस दिन मध्य प्रदेश की विधानसभा के द्वारा मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम को पारित कर दिया गया था। ठीक है, नहीं क्या हुआ था, देखिए इस प्रश्न में हमें प्रश्न समझना है कि पारित हुआ था यह पूछा गया है। तो पारित जो हुआ था वह 30 दिसंबर को पारित हुआ था और विधानसभा द्वारा 29 दिसंबर को ये प्रस्तुत हुआ था विधानसभा में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 30 दिसंबर सन 1993 को ये जो है वह पंचायती राज अधिनियम विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में प्रथम महिला राज्यपाल की नियुक्ति हुई थी, यानी कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी मध्य प्रदेश की? तो वह थी निर्मला बोस, सरोजनी नायडू या फिर सरोजनी सक्सेना। तो देखिए मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल जो बनने का श्रेय वह है सरला ग्रेवाल को। तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि इनमें से कोई भी नहीं है जिसे मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त किया गया, क्योंकि पहली महिला जो राज्यपाल थी वह थी सरला ग्रेवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने मध्य प्रदेश की राजधानी हेतु किस जिले का चुनाव किया था? देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश की राजधानी का चुनाव किया गया था, वह चुनाव किया गया था जबलपुर को। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा बताया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी है उसे जबलपुर को बनाना चाहिए, उनके द्वारा सुझाव प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए मध्य प्रदेश में जो विधानसभा सदस्य हैं इनकी संख्या जो वर्तमान में है वह है 230 है और 1 नवंबर सन 2000 से मध्य प्रदेश विधानसभा सीटों की संख्या है 230 ही है, जिसमें से 35 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है आरक्षित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है? यानी कि किस अनुच्छेद के तहत एक उच्च न्यायालय का गठन मध्य प्रदेश में किया गया है? तो वह अनुच्छेद है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 214 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अधीनस्थ जिला न्यायालय की स्थापना की जाएगी? देखिए भारत में एकल न्यायपालिका की व्यवस्था है और उसी के तहत अधीनस्थ जिला न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर जो है सी, यानी कि अनुच्छेद 233 के तहत अधीनस्थ जिला न्यायालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है कि राज्य लोक सेवा आयोग के वेतन भत्ते भारित होते हैं, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग के वेतन भत्ते किस निधि पर भारित होते हैं? तो ये वह जो भारित होते हैं ये भारित होते हैं राज्य की संचित निधि पर। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। नेक्स्ट है कि सूची 1 में दिए हुए हैं भारत के संविधान के कुछ लक्षण हैं और किस देश से ग्रहित यानी कि लिए गए हैं। जो मूल अधिकार है ये अधिकार हमने प्राप्त किए हैं, मूल अधिकार हमने किस देश से प्राप्त किए हैं आपको बताना है। तो मूल अधिकार जो प्राप्त हुए हैं ये प्राप्त हुए हैं हमें संयुक्त राज्य अमेरिका से। और शासन की संसदीय जो प्रणाली है यह संसदीय प्रणाली हमने ली है ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम से। तो ए सही है।
इसमें से ए मिलान हो जाएगा। और आपात उपबंध जो हमने लिए हुए हैं वह लिए हुए हैं जर्मनी से, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये लिए हमने आयरलैंड से। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी ये है सही होगा। ठीक है, यानी कि एक में 2 और बी नंबर में संसदीय शासन प्रणाली में यूनाइटेड किंगडम, और सी में जो है आपातकाल जर्मनी से और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के सिद्धांत से लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। देखिए, भारत के संविधान में दोनों प्रकार की विशेषताएं ली गई हैं, एक तो संघीय भी और दूसरा एकात्मक लक्षण भी है। तो इनमें से कौन सा संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। संघीय लक्षण नहीं है का मतलब हमें एकात्मक लक्षण पहचानना है। तो केंद्र तथा राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एकहरी नागरिकता या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए, इनमें से ऑप्शन नंबर जो सी है एकहरी नागरिकता, यह भारत के संविधान की संघीय विशेषता न होकर के एकात्मक विशेषता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। क्या कहा गया है प्रश्न में कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया, यानी कब स्थापित किया गया और कहाँ स्थापित किया गया। तो यह जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत, यानी कि जैव विविधता जो अधिनियम आया उसी के तहत जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई, और यह स्थापना वर्ष 2003 में की गई है, और यह की गई है ऑप्शन नंबर ए चेन्नई में। ठीक है, नेक्स्ट है कि आंत्र ज्वार यानी कि टाइफाइड किसके द्वारा होता है। क्या कवक के द्वारा, विषाणु, जीवाणु या फिर प्रोटोजोआ। बताइए। आंत्र ज्वार यानी कि जैसे टाइफाइड हम कहते हैं, और यह होता है एक जीवाणु के द्वारा होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ठीक, नेक्स्ट है कि अफीम किस प्रकार की फसल है। अफीम किस प्रकार की फसल है। क्या रबी की, खरीफ की, जायद की या फिर रबी व खरीफ दोनों की फसल है। तो अफीम जो है एक रबी की फसल है, यानी कि यह नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल के मध्य जो है काटी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि इंसुलिन के अतिस्रावण से कौन सा रोग होता है। यानी कि इंसुलिन जो है अतिस्रावण यानी कि अधिक मात्रा में निकलने से कौन सा रोग हो जाता है। क्या डायबिटीज मेलिटस होता है, या हाइपोग्लाइसीमिया होता है, या फिर मेनिंजाइटिस या फिर डिप्थीरिया। बताइए कौन सा रोग होता है इनमें से। देखिए, इंसुलिन जो है ये अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है, और इसकी अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया नामक जो है वह रोग हो जाता है। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। ये तो अतिस्रावण होता है, अधिकता से रोग हुआ कौन सा, हाइपोग्लाइसीमिया। इसकी कमी से जो रोग होता है वह रोग होता है मधुमेह या फिर डायबिटीज। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। यानी कि इनमें से कोई एक एंजाइम प्रोटीन के पाचन के लिए सहायक है। तो कौन सा एंजाइम है वह एंजाइम है ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन के पाचन में क्या करता है, सहायता करता है। नेक्स्ट है कि आरबीसी की संख्या में असामान्य वृद्धि क्या कहलाती है। आरबीसी देखो हमारे रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, इनमें असामान्य रूप से यदि वृद्धि हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। देखिए, जो एक बीमारी होती है और जो असामान्य रूप से यदि अगर वृद्धि होने लगे आरबीसी में तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्शन बी पोलीसाइथीमिया। ठीक है, पोलीसाइथीमिया को हम क्या कहते हैं, पीवी भी कहा जाता है। क्या, पी और वी। ठीक है, तो पोलीसाइथीमिया जो हो जाता है आरबीसी की असामान्य वृद्धि के कारण होता है। नेक्स्ट है कि मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। यानी कि मेंडल ने सर्वप्रथम आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया, और ये जो सिद्धांत है यह किस पर आधारित है। क्या कायिक जनन पर आधारित है, या फिर अलैंगिक जनन पर आधारित है, या फिर लैंगिक जनन पर आधारित है। तो इनमें से जो है आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेंडल का आनुवांशिकता का जो सिद्धांत है वह लैंगिक जनन पर आधारित है। ठीक, नेक्स्ट है कि ब्लैक आर्म किस फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है। यानी कि ब्लैक आर्म इनमें से किस फसल की बीमारी है। ठीक है, बताइए। बाजरा, गन्ना, कपास या फिर चावल। तो ब्लैक आर्म जो है यह है बाजरा में लगने वाली एक बीमारी है। ठीक है, जिसे बाजरा का कंड यानी कि स्मट ऑफ बाजरा भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें से हमें प्रक्रिया दी हुई है और उस प्रक्रिया की क्रिया विधि क्या होती है,
उनसे संबंध में सही कथन पर चुनाव करना है ऑप्शन ए बी सी डी में से। इसे यानी कि ट्रांसक्रिप्शन जो प्रक्रिया है उसके बारे में कहा गया है कि डीएनए की आनुवांशिक सूचना को डिकोड करके प्रोटीन का उत्पादन, क्या यह सही है? जी हाँ, यह जो है सही है कि ट्रांसक्रिप्शन डीएनए की आनुवांशिक सूचना को डिकोड करके प्रोटीन का उत्पादन करने को कहते हैं। रेप्लिकेशन जो है एकल डीएनए अणु से दो समरूप डीएनए का उत्पादन, ये कहा जाता है। ठीक है, ये कहते हैं रेप्लिकेशन को। और ट्रांसलेशन जो है डीएनए से आरए का संश्लेषण, यह जो है यह गलत कथन है। तो ऑप्शन जो है सी यह है सही है। ठीक है, तो रेप्लिकेशन जो हो जाएगा, इसमें फिर एक द्विगुणित डीएनए अणु होता है रेप्लिकेशन में। और जो हम कह रहे हैं, बात कर रहे हैं कि ट्रांसलेशन क्या होता है, तो ट्रांसलेशन में क्या होता है, प्रोटीनों का एक निर्माण होता है और यह निर्माण जैव संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, और ट्रांसलेशन कोशिका द्रव है जहां पर राइबोसोम क्या होते हैं, स्थित होते हैं, वहां पर होता है ट्रांसलेशन। ठीक, नेक्स्ट है कि बैटलफील्ड पुस्तक किसने लिखी थी? करंट अफेयर्स का प्रश्न है यह भी वर्तमान में कि बैटलफील्ड जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो बैटलफील्ड जो पुस्तक है इसका निर्माण किया गया है लिखी गई है ये विश्राम बेडेकर के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट है कि 2021 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए, पैरा ओलंपिक जो खेलों का आयोजन होता है ये एक विकलांग खिलाड़ियों के लिए होता है, पैरा ओलंपिक खेल। ठीक है, तो 2021 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? चीन, अमेरिका, फ्रांस या फिर जापान? बताइए। 2021 में जो पैरा ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है यह जापान में हुआ था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 2001 जो ओलंपिक है पैरा ओलंपिक, इसे हम 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक के नाम से जानते हैं क्योंकि 20 में होना तय था, जो कि कोरोना के कारण क्या हुआ 2021 में संपन्न हुआ। चलिए नेक्स्ट है कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? यानी कि यहाँ पर जोखिम जो बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग रिस्क में कितना है, उसके स्थान पर भारत की रैंकिंग क्या रही है? ठीक है, तो भारत की जो रैंकिंग है ये रैंकिंग रही है 2nd नंबर पर। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि भारत ने दुनिया में एक बार फिर से अपना दमखम दिखाते हुए बताया है कि हमारे यहाँ पे जो व्यापार मैन्युफैक्चरिंग रिस्क में क्या है, काफ़ी कम है। ठीक है, क्या प्रश्न था कि युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ था? यह हुआ था पोलैंड में। चलिए नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या हो गया है? देखिए, अफगानिस्तान में हाल ही काफ़ी उथल पुथल रही है यहाँ पे ताइवानी द्वारा, तो अभी उन्होंने क्या काम किया है कि इसका नाम बदल करके कुछ और रख दिया है। तो क्या रख दिया है? ऑप्शन जो है वह है बी सही है। अफगानिस्तान का जो नाम है ये रख दिया गया इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, यानी कि IEA। ठीक है, नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस को मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है कि वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को कौन पहचानता है? यानी कि वेब पर क्या होता है, किसी खास कंप्यूटर पूरी साइट के जो मेन पेज होता है उसे कौन पहचानता है? ठीक है, तो उसे पहचाना जाता है URL के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि ईथरनेट क्या है? देखिए, यह एक इंटरनेट, ईथरनेट जो है ये एक नेटवर्क कनेक्टिविटी नेटवर्क है और यह किसका उदाहरण है? तो यह जो है उदाहरण है ए, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क का, लैन का एक उदाहरण है ईथरनेट। नेक्स्ट है कि रोबोट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? रोबोट शब्द जो है यह चेक भाषा का एक शब्द है और इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था यह किया गया था, ऑप्शन ए सही है, कॉरेल कोपेक के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, और यह प्रयोग इन्होंने पहली बार अपने जो नाटक है इसमें प्रयोग किया था। ठीक, नेक्स्ट है कि रोबोट का जनक किसे कहा जाता है? इनमें से रोबोट का जनक किसे कहा जाता है? तो रोबोट का जो जनक है वह कहा जाता है जॉर्ज एंगलबर्गर को। तो जॉर्ज एंगलबर्गर जो है वो रोबोटिक के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, इन्हें क्या काम, रोबोट का पितामह भी कहा जाता है, फादर ऑफ रोबोटिक्स। ठीक है,
चलिए, नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। यानी कि 4 कथन हमें दे रखे हैं, इनमें से कोई एक कथन जो है वह गलत होगा। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है इनमें से। चलिए देखते हैं हम कौन सा कथन हमें असत्य मालूम होता है इनमें से। चलिए, क्या पूछा गया है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है, इसकी नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति ही करते हैं। नेक्स्ट है कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जी हाँ, CAG भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है 6 वर्ष होता है। इसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। बिल्कुल ठीक है, इसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा होता है। ठीक है, इसका है कि इसे राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है। यह कथन जो है वह सत्य नहीं है, यानी कि यह कथन जो है असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही है। तो इसे किस प्रकार हटाया जा सकता है। CAG को हटाने के लिए क्या काम होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा पदच्युत नहीं कर सकते, इसे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उसी प्रक्रिया के द्वारा, उनकी हटाने की जो प्रक्रिया है उसी के अनुसार भारत के CAG यानी कि नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को हटाया जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, सांविधिक निकाय है या फिर संवैधानिक निकाय या फिर परामर्शदात्री निकाय या A और C दोनों ही। देखिए क्या है, भारत का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना कब की गई थी। 12 अक्टूबर सन 1993 को इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। और यह आयोग देश में मानव अधिकारों का प्रहरी है। ठीक है, और संविधान द्वारा अभिनिश्चित तथा अंतर्राष्ट्रीय संशोधनों के द्वारा या संधियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग निकल कर के आया है कि 1993 के अधिनियम के तहत बनाया गया। तो कैसा निकाय है, एक सांविधिक निकाय है, परामर्शदात्री निकाय नहीं है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्नानागार पाया गया है और यह स्नानागार कहाँ है। तो यह स्नानागार है मोहनजोदड़ो में। देखिए मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान में कहाँ है, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में जो है सिंधु नदी के तट पर है। और इसकी खोज 1922 में किसके द्वारा हुई थी, राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि सत्यमेव जयते शब्द निम्नलिखित में से लिया गया है। देखिए सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, अक्षी उपनिषद से, मुंडोक उपनिषद से, गरुड़ उपनिषद से या फिर महावाक्य उपनिषद से। तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है ये लिया गया है मुंडोक उपनिषद से। और सत्यमेव जयते का अर्थ होता है कि सत्य ही सदा विजय होता है या फिर सत्य की सदा ही जीत होती है। नेक्स्ट है जिसमें सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। इसका मतलब है कि मालती माधव, शिशुपाल वध, पंचतंत्र, ये जो है रचनाएं हैं और इन रचनाओं का जो लेखन है यह किसने किया है, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मालती माधव जो पुस्तक की रचना किसने की थी, मालती माधव जो पुस्तक है इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, भवभूति के द्वारा। और शिशुपाल जो वध है इसकी रचना की गई है माघ के द्वारा। और पंच सिद्धांतिका जो यह की गई है बराहमिर के द्वारा। और मिलिंद पन्हो जो है वह नागसेन के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इनमें से, पहले में 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी 3 2 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत पर जो वंशों ने शासन किया है उन वंश का सबसे पहले किसने, देखिए गुलाम वंश ने सबसे पहले शासन किया ही गया। इस गुलाम वंश के बाद जो आया है वह खिलजी आए हैं और खिलजी के बाद तुगलक वंश और तुगलक के बाद में लोदी वंश ने शासन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था। देखिए पानीपत की जो लड़ाई हुई थी यह बाबर और किसके मध्य हुई थी, यह हमें इस प्रश्न के उत्तर में देना है कि पानीपत की जो लड़ाई है यह बाबर ने किसकी सेना के साथ सामना किया था। तो पानीपत की जो लड़ाई हुई थी ये प्रथम लड़ाई के बारे में पूछा गया है। और प्रथम लड़ाई जो हुई थी वह हुई थी 21 अप्रैल सन 1526 को। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को जो है परास्त किया था। दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी वंश था इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था बाबर के द्वारा। ठीक है, 21 अप्रैल सन 1526 को। नेक्स्ट है कि प्लासी का युद्ध जो है वह किस वर्ष लड़ा गया था। देखिए बंगाल में, फिलहाल में जो प्लासी है वह कहाँ है, बंगाल में है। और यह युद्ध
अंग्रेजों और सिराजुद्दौला जो नवाब थे बंगाल के, इनके मध्य लड़ा गया था। ये लड़ा गया था 23 जून सन 1757 को। ऑप्शन नंबर सी जो है यह सही है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा सही मिलान में है, यानी कि दिए गए जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से एक सही है, बाकी 3 जो है वह गलत है। ये जो सभा है या संस्था है उसके बारे में दिया हुआ है और उसकी स्थापना किसने की है उसके बारे में हमें सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है, सही मिलान में है। ठीक है, तो आत्मीय सभा की जो स्थापना है राधाकांत डे के द्वारा नहीं की गई है। ठीक, धर्म सभा की स्थापना भी देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं की गई है। तत्वबोधिनी सभा राम मोहन रॉय के द्वारा नहीं की। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है यह की गई है रामचंद्र आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। किसकी? प्रार्थना समाज की। तो ये सही ऑप्शन है। बाकी जो है प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा कहाँ की गई है? तो यह की गई थी बंबई में 1867 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, यानी जो पूना पैक्ट हुआ था 26 सितंबर सन 1932 को, इस पर कौन कौन ने हस्ताक्षर किए थे? तो देखिए इस पर जो हस्ताक्षर हुए थे वे गांधी जी और अंबेडकर के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें 2 सूचियां दी हुई हैं। क्या करना है कि यह जो है कुछ जनजातियां दी हुई है, वह किस क्षेत्र में निवासरत है वह हमें बताना है। तो देखो चुआरों नहीं, एक्चुअली विद्रोह के बारे में बात की गई, जनजाति नहीं। ये जो विद्रोह हुआ था और ये विद्रोह किस क्षेत्र में किया गया था? आधुनिक भारत में कुछ जनजातियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध या फिर सामंतों के विरुद्ध विद्रोह किए गए थे। उन विद्रोहों का जो क्षेत्र है वह हमें चुनना है। जैसे चुआर क्षेत्र, जो चुआर है या जनजाति के द्वारा विद्रोह हुआ था वह किस क्षेत्र में हुआ था? देखिए चुआर जनजाति का जो विद्रोह है यह विद्रोह हुआ था पश्चिमी बंगाल में। और भील जनजाति का जो विद्रोह ये हुआ था खानदेश में। ठीक है, खानदेश क्या है? बुरहानपुर। और कोल जनजाति के द्वारा जो विद्रोह हुआ था वह विद्रोह था सह्याद्री पहाड़ी पर। और खासी विद्रोह जो हुआ था यह हुआ था मेघालय में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यह ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य, देखिए सबसे पहले सिक्किम का जब विलय किया गया तो उसे एक सह राज्य का दर्जा दिया गया था। तो यह सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया था? तो यह दर्जा जो दिया गया था 35वें संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था 1974 में। और इस अधिनियम द्वारा एक नया अनुच्छेद 2 जोड़ा गया। इसके द्वारा सिक्किम को भारत संघ को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। कब हुआ था 35वां संविधान संशोधन? ये हुआ था 1974 में। और नेक्स्ट जो है 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, जिसके द्वारा सिक्किम को क्या किया गया था? भारत के एक राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं, यानी कि 4 प्रकार के जो बादल दे रखे हैं इनमें से सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन से बादल प्राप्त होते हैं? मध्य कपासी, मध्य स्तरीय, पक्षाभ स्तरीय या फिर कपासी? बताइए सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी पक्षाभ स्तरीय जो है बादल, ये सर्वाधिक ऊंचाई के बादल होते हैं और ये दूधिया चादर यानी कि सफेद रंग के होते हैं। ठीक है, और ये क्या काम करते हैं? जैसे कि चंद्रमा या फिर सूर्य के चारों तरफ एक प्रभा मंडल का निर्माण कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए ये जो जनजातियां दी हुई हैं और ये किस क्षेत्र में निवासरत होती हैं इसके बारे में हमें सुमेलित नहीं का मतलब असत्य कथन का असत्य युग्म का चुनाव करना है कि इनमें से कौन सा एक गलत है। पिग्मी जो है जायरे बेसिन में रहती है, बिल्कुल ठीक है, पिग्मी जायरे बेसिन में रहती है। बेद्दा जो है यह नेपाल में नहीं रहती है, जबकि किकुयू जो केन्या में निवासरत है और पपुअन जो न्यू गिनी में निवासरत है। तो बेद्दा जो जनजाति है यह जनजाति निवासरत होती है श्रीलंका क्षेत्र में। बेद्दा जनजाति कहाँ होती है? श्रीलंका क्षेत्र में निवास करती है। नेक्स्ट है कि भारत में अधिकांश वर्षण किस प्रकार का होता है, यानी भारत में जो वर्षा होती है अधिकांश वर्षा किस प्रकार की होती है? चक्रवातीय, संवहनीय, पर्वतकृत या फिर वाताग्रीय? बताइए। तो जो भारत में अधिकांश वर्षा है ये पर्वतकृत है, यानी कि मानसून आता है और पर्वतों से टकरा करके मानसून जो है यहाँ पर वर्षा करता है। तो कौन सी है अधिकांश जो वर्षा का प्रकार है वह पर्वतकृत है।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी को हिंदी में कहते हैं ज्वार नद, यानी कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो कौन सी नदी है जो कि एस्चुरी का निर्माण करती है। गंगा डेल्टा बनाती है, कृष्णा कावेरी ये भी डेल्टा बनाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है नर्मदा जो है यह डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कार्डामम पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। देखिए कार्डामम की पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में है और 2 राज्यों की ये सीमा पर है। तो कौन से हैं वे 2 राज्य। देखिए कार्डामम की जो पहाड़ी है वह केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। यानी भारत के किस प्रदेश, भारत का एक प्रदेश है जिसकी जो सीमाएं हैं वह नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। तो कौन सा है वह है सिक्किम। ठीक, नेक्स्ट है कि 9 डिग्री चैनल स्थित है, यानी कि 9 डिग्री जो चैनल है यह कहाँ स्थित है। अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप एवं मालदीव के बीच, या फिर अंडमान निकोबार एवं इंडोनेशिया के बीच, बताइए। देखिए जो 9 डिग्री जो चैनल है यह कहाँ है। यह चैनल लक्षद्वीप में स्थित है, जो कि लक्षद्वीप को क्या काम करती है, मिनी काय से जोड़ देती है। तो कहाँ है ये, लक्षद्वीप में है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, नेक्स्ट है कि सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या है, सूची 1 में झील दी हुई है और सूची 2 में हमें राज्य बताना है कि यह झील किस राज्य में स्थित है। तो बूलर झील जो है वह कहाँ है, वह जम्मू कश्मीर में है। लोनार झील की बात करते हैं तो यह महाराष्ट्र में है। और पुलिकट जो झील है ये तमिलनाडु में है। और लोकटक जो झील है यह मणिपुर में है। ठीक है, लोकटक झील मणिपुर में है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा इसका। ए में 2, बी में 4, सी में 3 और डी में जो है 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है। देखिए नागार्जुन सागर एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है। और यह जो परियोजना है यह कहाँ पर है, कृष्णा नदी पर तो है ही है, लेकिन किस राज्य में है, तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से कौन से केंद्रों को जोड़ता है। देखिए यह एक राजमार्ग परियोजना है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जिसका पूर्वी और पश्चिमी गलियारा जो है वह किसे जोड़ता है, तो यह जोड़ता है सिलचर एवं पोरबंदर को। ठीक है, सिलचर कहाँ है, तो सिलचर जो है यह है हमारे असम में, और पोरबंदर कहाँ है, यह है गुजरात में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है। यानी कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसके आसपास अधिकतम राज्य है, फिर जिसकी सीमा अधिकतम राज्यों को स्पर्श करती है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश की जो राज्य की सीमा है ये 5 राज्यों को स्पर्श करती है, उसी प्रकार जो है उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो अधिकतम राज्यों से स्पर्श करती है। और इन राज्यों की संख्या है 9 राज्य। कौन कौन से हैं वे जो राज्य हैं जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी औषधि फसल है। तो इनमें से जो औषधि फसल है सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यानी घृत कुमारी, जिसे एलोवेरा कहते हैं, यह क्या है, एक औषधि फसल है। ठीक, नेक्स्ट है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी कि ITCZ शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे, एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। यानी कि ITCZ जो है वह कहाँ स्थित है, व्यापारिक एवं पछुआ हवाओं की पेटी के मध्य, या फिर पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं की पेटी के मध्य, या फिर ध्रुवों के समीपवर्ती क्षेत्रों में, या फिर भूमध्य रेखा पर। बताइए कहाँ पर है। यह जो है ITCZ अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है कहाँ होता है, ये भूमध्य रेखा के पास होता है। तो ऑप्शन डी जो है यह सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा। 3 यहाँ पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल दे रखे हैं और एक जो है वह राज्यपाल नहीं दे रखे हैं। तो कौन है राज्यपाल नहीं रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है वह डी है कि न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह जो है यह राज्यपाल नहीं रहे हैं। ये राजस्थान के भूतपूर्व राज्यपाल रहे हैं लेकिन मध्य प्रदेश के नहीं रहे, अंशुमान सिंह। नेक्स्ट है कि निर्यात
उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं? निर्यात उत्कृष्ट शहर में कौन कौन शामिल है मध्य प्रदेश के? देवास, इंदौर, सागर, रतलाम, रीवा, सतना या फिर गुना, शिवपुरी। तो सभी लोगों को पता होगा इसका आंसर कि देवास एवं इंदौर जो है निर्यात उत्कृष्ट शहर के रूप में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी कि राज्य दिया हुआ है एक साइड और एक साइड दिया हुआ राज्यसभा में सीटों का आवंटन कितनी, यानी कि उस राज्य से राज्यसभा सीटें कितनी है, ये हमें बताना है। तो सही सुमेलित नहीं है, असत्य हमें चुनना है। आंध्र प्रदेश में 18 या उड़ीसा में 10 या फिर तमिलनाडु में 18 या फिर महाराष्ट्र में जो है 10। तो कौन सा इसमें से असत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह असत्य है कि आंध्र प्रदेश में 18 राज्यसभा सीट नहीं है, यहाँ है 11 राज्यसभा सीट, बाकी उड़ीसा में 10, तमिलनाडु में 18 और महाराष्ट्र में 19 राज्यसभा सीटें हैं। नेक्स्ट है कि भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है कि जो अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत होता है इसके बारे में सही कथन जो है, इनके बारे में हमें सही कथन। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। क्या भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है? देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। क्या है इसका सही उत्तर? बिल्कुल सही है ऑप्शन सी। भारत के संविधान में किसी प्रकार के जो है अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है और यह जो है केवल अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जाता है। और जो अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद क्या होती है? लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। ठीक। नेक्स्ट है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यानी कि संविधान की जो व्याख्या है, यानी कि कोई यदि अगर भाषा अस्पष्ट है, कोई शब्द अस्पष्ट है जिसका अर्थ समझ में नहीं आता, तो कौन करेगा उसकी व्याख्या? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय किस अधिकार, यानी सर्वोच्च न्यायालय को कुछ अधिकार दिए हुए हैं, उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान की व्याख्या करता है। तो कौन सा वह अधिकार है? क्या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है या फिर अपीलीय क्षेत्राधिकार है या फिर परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर जो है इनमें से उच्चतम न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों से अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है। उच्चतम न्यायालय अपीली अधिकारिता को जो प्रदर्शित करते हैं हम, वह करते हैं कौन कौन से? संविधान के निर्वाचन के मामले 132 में, सिविल मामले जिसमें सांविधिक अनुच्छेद 130 है, और आपराधिक मामले जिनमें हम काम करते हैं कौन से के तहत? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह 133 के तहत काम करता है, सिविल मामले के तहत। ठीक है। और आपराधिक दांडिक मामले जिसमें संवैधानिक अनुच्छेद 134 है और विशेष इजाजत से यदि हम अपील करते हैं तो अनुच्छेद 136 के तहत है। तो यह जो है संविधान की व्याख्या संबंधित अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है यह आता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती? क्या राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर से, या ग्रामीण विकास से, या कृषि विभाग से, या फिर कृषि को पर्याप्त साख प्रस्तुत करके? तो इनमें से ऑप्शन नंबर जो ए है, इसमें क्या है? समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती। वहाँ की ग्रामीण विकास, कृषि विकास या फिर कृषकों को पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध होगा तो वह क्या होगा? कृषि का समावेशित विकास हो सकेगा। नेक्स्ट है कि भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? यानी कि भारत पर आमदनी कर लगाया जाए तो किसने जो है शुरुआत की थी सबसे पहले? तो यह शुरुआत जो इनकम टैक्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, यह इनकम टैक्स जो है जेम्स विल्सन के द्वारा लगाया गया था 1860 में, और ये लगाया था कुछ जो चुनिंदा अमीर लोग थे उनके ऊपर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को काल क्रमिक आधार पर, यानी कि काल क्रम के आधार पर बताना है कि इनमें सबसे पहली घटना कौन सी हुई थी और सबसे बाद में कौन सी घटना हुई थी। ठीक है। तो इनमें से सबसे जो पहली घटना है वह हुई थी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, जो किया गया था 1949 में। दूसरी जो घटना हुई थी, यह घटना हुई थी एसबीआई का राष्ट्रीयकरण, जो कि 1955 में हुआ था। इसके बाद सरकार के द्वारा एलआईसी का अधिग्रहण करके उसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1956 में, और सबसे आखिरी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वर्ष
1969 में, ठीक है, 1969 में। तो ऑप्शन नंबर जो है वह ए सही है। नेक्स्ट है कि सेबी, SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, सेबी इसका अधिनियम पारित कब हुआ था? ठीक है, सेबी की जो है वह अधिनियम पारित हुआ था इनमें से कौन से दिनांक? 1956, 1962, 1992 या फिर 2013, बताइए। यह जो है अधिनियम पारित हुआ था 1992 में, ठीक है। क्या हुआ था, सेबी की जो स्थापना हमने वो स्थापना कर दी थी 1988 में, लेकिन जो अधिनियम पारित किया गया था वह अधिनियम पारित किया गया था 1992 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, जैसे यानी कि विदेशी व्यापार जो किया जाता है ये किससे संबंधित है? तो विदेशी व्यापार जो संबंधित है वह भुगतान संतुलन की प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले किसने बताया था? तो यह बताया गया था एजी टांसले के द्वारा, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना, और यह बताया था इन्होंने एजी टांसले ने वर्ष 1935 में, 1935 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? किसके लिए? वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता यानी कितनी होना चाहिए? तो यह होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका आंसर 0.03% मानी गई है। नेक्स्ट है कि खेल प्रशिक्षकों के लिए, यानी कि खेल को जो ट्रेनिंग देते हैं उनके लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो स्थापना है यह स्थापना की गई थी वर्ष 1981 में, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए, सैटेलाइट फोन से जो लैस हुआ है, यानी कि सैटेलाइट फोन का जहाँ इस्तेमाल किया जाता है वह इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क में। और यह इसलिए किया गया कि यहाँ पर जो गेंडे हैं या फिर काजीरंगा नेशनल पार्क में, तो यहाँ पर उनके शिकार काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ गया था, तो उनकी देखरेख के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर सैटेलाइट फ़ोन की स्थापना की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली अभियान शुरू किया है? तो कौन है इनमें से? वह है मध्य प्रदेश, जिसके द्वारा क्या किया गया है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली अभियान, ठीक है, ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है कि रंग विदूषक के संस्थापक का नाम बताना है जिनका अभी हाल ही में जो है वह निधन हो गया है। तो रंग विदूषक के जो संस्थापक थे वह थे वंशी कौल, ठीक है। वंशी कौल का जो निधन है ये हाल ही में हुआ है, और इन्होंने 2016 और 17 के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान इन्हें दिया गया था, वंशी कौल को। काफ़ी फेमस रंगकर्मी है मध्य प्रदेश के ये। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने भारत के 51वें बाघ अभ्यारण्य निर्माण की मंजूरी किस राज्य में दी है? देखिए, 51वें नंबर का जो बाघ निर्माण है यह किया गया है तमिलनाडु में, 51वें बाघ रिजर्व का बाघ अभ्यारण्य का निर्माण, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने क्या हुआ कि तमिलनाडु में 5वें टाइगर रिजर्व के निर्माण के लिए अपनी मंजूरी दी हुई है, और जो मेघमलाई और श्री विल्लुपुथुर वन्य जीव अभ्यारण्य के तहत बनेगा, और यह जो भारत का कौन सा नंबर का होगा, 51 नंबर का अभ्यारण्य होगा। नेक्स्ट है कि बैंकिंग लेन देन यानी कि ECS का अर्थ क्या है? देखिए, बैंकिंग लेन देन में अक्सर प्रयोग किया जाता है ECS, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, ठीक है, सर्विस, इसका सही आंसर है ECS का। नेक्स्ट है कि आधुनिक कंप्यूटरों का लघुकरण संभव हो सका, यानी जो आधुनिक कंप्यूटर है ये छोटे रूप में, पहले जो देखा होगा कि कंप्यूटर काफ़ी बड़े आकार में हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में लैपटॉप और पॉमटॉप जैसी कंप्यूटर के प्रकार उपलब्ध हैं। तो ये किसकी वजह से संभव हो सका है? यह संभव हो सका है समकलित परिपथ चिप्स, यानी कि इंटीग्रेटेड IC चिप, ठीक है, जिसको हम कहते हैं IC, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ठीक।
और इसका जो निर्माण किया जाता है, ये निर्माण किया जाता है सिलिकॉन के द्वारा, सिलिकॉन तत्व से बनी हुई होती है ये। नेक्स्ट है कि फायरवॉल का मुख्य काम क्या है। देखिए फायरवॉल जो है इसका मुख्य काम क्या है, तो फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जिसका काम है मॉनिटरिंग करना। यदि अगर हमें कुछ ऐसी गतिविधि लगती है कि यदि अगर हमारी हैकिंग हो रही है कुछ है, तो फायरवॉल क्या है उसका विरोध करता है और लगातार जो है डेटा ट्रैफिक पर आने जाने वाली जो सूचना है इस पर नजर रखे रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, तो यह नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान का अंग नहीं है? बताइए इनमें से कौन संविधान का अंग नहीं है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग या फिर CAG। इनमें से ऑप्शन सी जो है यानी कि नीति आयोग, यह संविधान के द्वारा स्थापित नहीं है। इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी सन 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो अध्यक्ष हैं इनका कार्यकाल होता है ऑप्शन सी 3 वर्ष का। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? देखिए मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना वर्ष 1995 में 13 सितंबर, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है? तो इनमें से कौन है जो कि राष्ट्रीय, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है, तो कौन है बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए सही है, केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। आज का प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है आज का, कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है यह कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। और ये किसके बारे में बात की गई है? हमने अध्यक्ष के बारे में बात की है। और यदि अगर यहाँ सदस्यों की बात की जाए तो सदस्यों का जो संबंध है यह 5 वर्ष और 60 वर्ष की आयु पूर्ण जो भी पहले हो तब तक क्या है ये इनका कार्यकाल होगा। ओके, थैंक यू। अब यहाँ तक आप आए हैं तो आपको पता है कि आगे क्या करना है। अधिक से अधिक ज़रूरतमंदों तक FLT को पहुँचाना है ताकि सभी एस्पिरेंट्स इसका लाभ ले सकें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।